अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वहाज हसन और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वहाज हसन स्टूडियो। लास्ट क्लास में हमने इमेज के बारे में देखा था। हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे कि भाई इमेज एक एलिमेंट है, एचटीएमएल एलिमेंट, तो उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। हमने एंकर का देखा था, उसके एट्रीब्यूट्स देखे थे, एच रेफरेंस, ठीक है। तो इमेज हमारा जो है उसका एसआरसी देखा था, हाइट देखा था, विड्थ देखा था। इमेज का एक और भी हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है? एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उसकी खास खसूसियत बढ़ाने के लिए कोई ऐसी खसूसियत जो फॉर एग्जाम्पल हाइट है, विड्थ है, आपको छोटी करनी। जैसे पहले हमने इमेज देखी थी, बहुत बड़ी आ गई थी, तो हाइट और विड्थ उसकी हमने छोटी कर दी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, एडिशनल उसको कुछ खसूसियत डाली, उसको छोटा किया, ठीक है। तो ये होते हैं एट्रीब्यूट्स, या इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज। इसी तरह से इमेज का एक और भी हमारे पास एट्रीब्यूट है जो कि है अल्ट। अल्ट क्या होता है? अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। ये जो शॉर्ट फॉर्म है किसकी है? अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव मतलब मुतबादिल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी जो तस्वीर है वो लोड नहीं होती, किसी भी वजह से आपके पास तस्वीर डिलीट हो गई डेटाबेस से वगैरह वगैरह, तो तस्वीर लोड नहीं हुई, तो क्या होगा? उसकी जगह पे ये टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह जब इसको लिखेंगे तो ये टेक्स्ट वहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये इसके अलावा भी एक इसका पर्पज है जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर दुनिया भर में, वो ये है कि जब नाबीना अफराद, जो लोग होते हैं जो देख नहीं पाते, वो जब रीडर से रीड कर रहे होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू ये रीड कर रहे होते हैं नाबीना अफराद, तो जब वो न्यूज़पेपर वगैरह या ऐसे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब पिक्चर आती है और वहाँ पे न्यूज़पेपर वालों ने लिखा वो अपनी कोडिंग के अंदर अल्टरनेटिव में, ई पेपर पढ़ते वक्त जो कि इंटरनेट पे न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ पे पढ़ते वक्त अगर उन्होंने इमेज की जगह पे अल्टरनेटिव यूज़ किया होगा, तो जब भी वो इमेज आके बता देगा भाई एक इमेज है मैन विद अ जैकेट, ठीक है। तो इस तरह से ये इस्तेमाल होता है अल्टरनेटिव, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है। तो अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट इज़ ऑल्सो यूजफुल इफ इमेज डजंट एग्जिस्ट। ये पहले भी बता चुका हूँ कि अगर तस्वीर ना हो तब भी ये काम करता है, और अगर तस्वीर हो तब भी ये काम करता है। ज़्यादातर ये कब यूज़ होता है भाई? अगर आपकी डेटाबेस में तस्वीर लोड नहीं हुई या कोई भी और पर्पज़ किया, तस्वीर डिलीट हो, कुछ भी हो गया, तो ये तब आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल क्या होता है भाई? टाइटल प्रोवाइड क्या करता है? आपको टूल टिप प्रोवाइड करता है। टूल टिप एक लफ्ज़ है खास, ठीक है। ये टूल टिप क्या होता है? ये आपको दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई है और यहाँ पे क्या है, इसका छोटा सा एक उसके बारे में लिखा हुआ आ रहा है, ये होता है टूल टिप। इसको हम करके देखते हैं कि कैसे ये हमारे पास आता है। इमेज वाले को भी आप करके देखिएगा। इमेज आप रखिएगा, कोई गलत नाम, जानबूझ के गलत नाम दे दीजिएगा ताकि इमेज जो है वो ना आए और इसी जगह पे आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। मुझे अगर टाइम मिला इस वीडियो में तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। अच्छा, दूसरा है टाइटल। ये एक एट्रीब्यूट है, किसका ये एट्रीब्यूट है? ये एट्रीब्यूट है हमारे पास एक पैराग्राफ का इस टाइम, तो हम इसमें पैराग्राफ में इसको यूज़ करेंगे। तो आते हैं कोडिंग की तरफ। हमारे पास शायद पुरानी कोडिंग हो तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। चलो, हमारे पास एक कोडिंग पड़ी हुई है यहाँ पे, याद होगी आपको, लास्ट टाइम हमने ये कोडिंग की थी। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं अल्टरनेटिव को, ठीक है। अल्टरनेटिव इसका यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असासिन्स क्रीड। स्पेलिंग्स पे मत जाइएगा, तो हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो भाई। असासिन्स क्रीड मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और अब मुझे तो पता है कि भाई ये इमेज मैंने लास्ट टाइम जो दी थी वो बिल्कुल सही आ रही थी, ये तो बिल्कुल सही आ रही है। मैं जानबूझ के इसको यहाँ पे नेम में एरर कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि वो तस्वीर लोड ना हो, ठीक है। तो इसको कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अगर आप अभी आप देखें तो तस्वीर लोड तो नहीं हुई, लेकिन ये बैक एंड पे लिखा हुआ ज़रूर आ रहा है। तो अल्टरनेटिव करके देख लेते हैं और साथ ही साथ हम पैराग्राफ का भी कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम जो पैराग्राफ लिखे थे सिंपल लिखे थे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल पैराग्राफ, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं। तो हमने एलिमेंट स्टार्ट किया, इसको बंद कर लिया और यहाँ पे हमने क्या देना था? टूल टिप देना था, ठीक है। तो उस एट्रीब्यूट का नाम आपको याद होना लाजमी है। अगर आपको कभी समझना है तो इसमें कोडिंग हुई पड़ी होती है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यही कोडिंग अगर लिखेंगे तो आपके पास वो वर्कआउट करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आके देख लेते हैं तो टूल टिप किस तरह लाते हैं, टूल टिप होती क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे हम आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ कि तस्वीर कुछ यहाँ पे आ रही है, तो हम नहीं यहाँ पे इसको ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं पैराग्राफ को इधर ले आया हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अलग अलग नज़र आए ये। अच्छा, तो अभी हम आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख रहे हैं
मैं जब इस पे माउस लेके आ रहा हूँ तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी मैं इसको देता हूँ टाइटल, ठीक है। तो जब टाइटल दूंगा इसको मैं, कोई भी टाइटल देने आपकी मर्जी है। पैराग्राफ 1, देखिए बुक में होते हैं, आप अगर कोई बुक लिख रहे हैं तो उसके ऑथर हैं तो 10-10, 20-20 पैराग्राफ होते हैं। तो आप इसमें क्या किया, आपने लिख दिया भाई पैराग्राफ नंबर 10, 20। तो जब वो रीड करेगा पीडीएफ उसका, तो जब जैसे ही उसके ऊपर लेके आएगा माउस वगैरह इंटरनेट के ऊपर, तो वो बताएगा पैराग्राफ कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसका ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है। तो कंट्रोल एस करके मैं इसको अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा। अब ये रिफ्रेश हो चुका है। जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा, देखें जैसे मैं इसके माउस लेके आ रहा हूँ, ये इस तरीके से आपको शो करेगा, कहीं भी और शो नहीं करेगा आपको। ये जैसे मैं इधर लेके आऊँगा माउस, ये शो करेगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ की लाइन है, इस वजह से यहाँ पे शो कर रहा है, पूरी लाइन भी शो करेगा। तो ये आगे चल के देखेंगे ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पी टैग है ये ब्लॉक एलिमेंट है, तब ये पूरी लाइन ले रहा है, ठीक है। तो स्पैन होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, हम आगे चल के CSS के अंदर बहुत डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से ये टाइटल जो हमारा है वो काम करता है। और ये जो छोटी सी खुल के आ रही है, ये चीज़ आपको दिखाई पड़ी ना, ये छोटी सी खुल के आ रही है, पैराग्राफ 1 लिखा हुआ है ये, और टूल टिप, ये क्यों भाई यूज़ करते हैं, ताकि हम उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकें अपने, जो भी हम जिस जहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पैराग्राफ वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं, हेडिंग में इस्तेमाल करें, जहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे हम उसको क्या कर दें, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दें, ताकि जो यूज़र है उसको आसानी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, PDF की बुक जो है वो 50 या 60 आपके, फॉर एग्जांपल आपने बुक ऑथर हैं और आपने लिखी बुक, तो वो बुक क्या होगी 50 या 60 पैराग्राफ पे कम से कम होगी। तब यूज़र जो यहाँ जो पढ़ रहा है उसको, रीडर, वो कौन से नंबर पैराग्राफ पढ़ रहा है, तो अगर वो माउस लेगा तो उसको आसानी हो जाएगी। तो ये इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस इमेज को भी सही कर लेता हूँ, हो सकता है आगे चल के इमेज काम आ जाए, तो मैं इसको वापस सही कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, आगे पढ़ते हैं। अब बता रहे हैं यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट्स हैं, ये कुछ भाई अल्फ़ाबेटिकली रखे गए एट्रीब्यूट, ठीक है। तो बता रहे हैं अल्ट हमने पढ़ा, अल्टरनेटिव के लिए यूज़ होता है। अल्टरनेटिव कब, जब इमेज लोड ना हो या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह रीड कर रहा है, तो वो इमेज की जगह अगर अल्टरनेटिव होगा तो उसको रीड करेगा। नेक्स्ट है H रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस होता है, HYPER, इसकी स्पेलिंग में आपको लिखवा देता हूँ। हाइपर रेफरेंस, H रेफरेंस क्या होता है हमारे पास, हाइपर रेफरेंस होता है, ठीक है। ये क्यों इस्तेमाल होता है, ताकि लिंक करवा सकें, लिंक देने के लिए काम आता है। मैं आपको बताया था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो हाइपर टेक्स्ट है वो भी आपको ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके अंदर कोई लिंक मेंशन्ड हो, ठीक है। तो हाइपर रेफरेंस क्या है, आपको लिंक करवाने के काम आता है। लास्ट लेक्चर को इधर देख लीजिएगा तो याद समझ आ जाएगी कि H रेफरेंस हमने इस्तेमाल किया था, एक फाइल से दूसरी फाइल में पहुंचने के लिए लिंक करवा रहे थे इसको, ठीक है। तो H रेफरेंस हाइपर रेफरेंस होता है। अच्छा, उसके बाद SRC, इमेज के अंदर हमने यूज़ किया था इमेज सोर्स, SRC होता है सोर्स, इसके भी मैं आपको स्पेलिंग लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि वाजे हो जाए। SRC जो है वो सोर्स के बराबर होता है, ठीक है। सोर्स को शॉर्ट फॉर्म करके SRC लिखते हैं, इस तरह से SRC लिखते हैं सोर्स को, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, SCR लिख देते हैं। भाई SCR जो ना आमतौर पर स्क्रीन को कहा जाता है, इसको नहीं कहा जाता, मतलब SRC होता है, याद रखिएगा। आप लिखते लिखते मिस्टेक कर दिया, IMG SRC की जगह पे SCR लिख देते हैं, और जब SCR लिखते हैं डेफिनेटली वो काम नहीं करता। तो SRC होता है सोर्स, ठीक है। स्पेलिंग याद कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो SRC होता है। नेक्स्ट है स्टाइल, स्टाइल हमने अभी नहीं पढ़ा इस वजह से क्योंकि CSS का एलिमेंट है और हम उसको तभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे भाई हम इनलाइन एलिमेंट अभी से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर मैं आपको इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बताऊंगा। ये CSS के कुछ लिखने के तरीक़ेकार होते हैं, ये आगे चल के CSS के अंदर पढ़ेंगे तो टेंशन की बात नहीं है, इसको जल्दी हम करेंगे। उसके बाद टाइटल भाई क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। कोई भी आप ऐसे समझ लें डिस्क्रिप्शन देता है, किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन दे देता है, थोड़ी सी बता देता है भाई ये किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, बयान करता है उसको। अच्छा, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था, या लास्ट लेक्चर समझ लें, वो पार्ट 1 था उसका, तो उसके अंदर हमने देखा था, हमने हेडिंग दे के देखी थी H1। तो मैंने आपको बताया था हेडिंग से कुछ टाइप्स होते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो 6 हमारे पास हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर H6 तक। ये उसकी कोडिंग हुई पड़ी है, यहाँ पे मैं कोडिंग नहीं कर रहा, तो इसकी कोडिंग आप लोग देख लीजिएगा। ये कोडिंग यहाँ पे पूरी मेंशन्ड है। मैं तस्वीर को थोड़ा सा यहाँ पे ले जाता हूँ, वीडियो को, तो देख सकते हैं सारी की सारी यहाँ से यहाँ तक ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये कोडिंग आप करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो। और इसको फिर देखते हैं। और अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई कि ये जो लिखा है ना
H6 से ज़्यादा नहीं होती। बच्चे क्या करते हैं, अब भाई H6 तक आया, अच्छा आगे करके देखते हैं, H7 लिख देते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। H7 को टैग वैग नहीं होता, तो उसको एज इट इज़, जैसे कि पैराग्राफ पे, यहाँ मैं आपको बताऊँ शुरू में जब आपने नाम लिखा था तो जस्ट सिंपल टेक्स्ट था, नॉर्मल टेक्स्ट था, वैसे ही इसको शो कर देता है और कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो मैं लिख के दिखाया था यहाँ पे। इस कोडिंग को मैं ज़रा हटा लेता हूँ, आई थिंक मेरे काम नहीं आएगी दोबारा लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक दफ़ा H1 लिख के, ठीक है, और यहाँ पे हम H1 क्लोज करते हैं और ABCD लिख देता हूँ मैं इसमें ताकि आप देख सकें। और इसी तरीके से मैं 6 टैग बना लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि 6 हेडिंग किस तरह से होती है। तो इसमें कुछ आपको बात भी बतानी है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इस तरह से बता देता हूँ 2। अच्छा, मैं कोडिंग साथ साथ कर रहा हूँ तो इसलिए मेरी जो लेक्चर है उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, तो बच्चे हो सकता है फिक्रमंद होते हो कि भाई क्या, तो मैं आपको कोडिंग करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है आपके पास रन टाइम में जब आप वीडियो देख रहे हो तो ऐसा कोई टूल ना हो जहाँ पे कोडिंग कर पा रहा, तो मैं इसलिए मजबूरी में रन टाइम पे आपको कोडिंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। तो उसको कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम अपने पास इसके अंदर ही वापस इसको क्लिक करते हैं, तो देखें यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक आ गया। H7 भी करके देखते हैं भाई, बच्चे आमतौर पर H7 करते हैं, तो मैं आपको H7 दिखा देता हूँ भाई कि भाई H7, फिर आप बोलेंगे H7 तो करके नहीं दिखाया सर ने, यहाँ H कैपिटल लिख दिया है, तो मैं इसको H कैपिटल छोटा लिख देता हूँ, यहाँ पे H7 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी ABC लिख देते हैं CD, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें ये ऐसे आ रहा है जैसे नॉर्मल टेक्स्ट है। अब आप बोलेंगे भाई नॉर्मल टेक्स्ट तो नहीं आ रहा है, तो बड़ा आ रहा है थोड़ा सा, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल कुछ लिख लेता हूँ, अपना नाम लास्ट टाइम जब मैंने अपना नाम लिखा था वो लिख देता हूँ आपके सामने, ताकि आप उसको अंदाज़ा कर सकें भाई नॉर्मल टेक्स्ट ही है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए नॉर्मल टेक्स्ट ही आ रहा है, कुछ भी नहीं है और इसके अलावा, ठीक है। तो एक नॉर्मल टेक्स्ट की राइटिंग के स्टाइल से ही आ रहा है। तो हमारे पास जो हेडिंग्स होती हैं वो कहाँ तक होती हैं, H1 से लेकर H6 तक होती हैं। पहली चीज़ क्या है, हमारे पास हेडिंग्स H1 से H6 तक होती हैं, लेकिन मिस्टेक बच्चे पेपर में कर जाते हैं, MCQs में कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, H1 जो है सबसे बड़ी हेडिंग होती है, याद रखिएगा, H1 जो है सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। तो H1 जो है सबसे क्या है, बड़ी हेडिंग है, H6 सबसे छोटी हेडिंग है। तो ये हमारे पास इस तरीके से काम करती है। देख लें यहाँ पे H1 ये होती है और H6 ये थी। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, पेज को कंट्रोल एस कर देते हैं, यहाँ पे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आपके सामने ये H1 सबसे बड़ी, उससे छोटी 2, 3, 4, 5, 6 तक है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके खुद थोड़ा सा बहुत खेल के देख लीजिएगा इस कोडिंग के साथ। लास्ट होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, उम्मीद है वो आपने सबने कर लिया होगा, सबमिट भी करा दिया होगा। डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की मेरी वीडियो जो है, ये जो चैनल का नाम आ रहा है वाइज स्टूडियो, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कहाँ पर सबमिट कराना है। इसके अलावा भी अगर आप व्हाट्सएप वगैरह मेरा नंबर जानते हैं तो वहाँ पे भी आप सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है HTML कोटेशन। कोटेशन क्या होता है भाई, कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, स्टैंडर्डाइज तरीके हैं कुछ। कोटेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे यार कोटेशन देने के लिए इतनी मतलब झंझट क्यों पाली है, तो आप ऐसे भी कोटेशन दे सकते हैं। दिस इज़ अ टेक्स्ट, दिस इज़ अ टेक्स्ट, इसको कोटेशन देना है आपने, तो आप इस तरह भी दे सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो ये भी कोटेशन आ जाता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोटेशन तो ये भी आ जाता है, ये इसको कहते हैं कोटेशन, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान कोई चीज़ होती है, किसी ने कोई बात कही तो कोटेशन के इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है इसको भाई, क्यों इस्तेमाल नहीं करना है ऐसे, बस उन्होंने मना किया है, उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज तरीका रखा है, इसको इस तरह नहीं, इसको यहाँ पे इस तरह रखना होता है। तो आपको याद रहे क्यों उसमें इस्तेमाल होता है कोटेशन के लिए। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये इसी तरह से आ गया। अब की बार मैंने यहाँ पे देखें कंट्रोल एस भी किया हुआ है, मैं चेंज भी कर दिया, तब आप ऐसा ना बोलें, ऐसा कैसे कर लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है। तो अभी इसको मैं चेंज भी किया है ताकि आप देख सकें कि भाई मैंने नहीं दिए, ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, ये ब्राउज़र की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र उसको ऑटोमेटिकली रीड कर रहा है कि भाई क्यों मतलब कोटेशन है। तो स्टैंडर्डाइज तरीका है, मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम कुछ स्टैंडर्डाइज तरीके इसमें फॉलो करते हैं। और दूसरी एक और बात कि भाई आप जो है ना कोई सी भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको इम्पॉर्टेंटली याद होनी चाहिए भाई। और इसके अलावा हम आते हैं आगे दूसरी चीज़ की तरफ। तो ये ऐसी इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप जगह पढ़ लीजिएगा। पैराग्राफ हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। पैराग्राफ क्या है भाई, हमें अगर पैराग्राफ लिखने होते हैं, फॉर बुक्स में पैराग्राफ लिखते हैं तो हम
4 लाइनें लिखी, 5 लाइनें लिखी, फिर दूसरे पैराग्राफ में आ गए 4 लाइनें लिख पाए। अब बुक में तो क्या करते हैं, लिखते 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 स्पेस छोड़ा, फिर लिखा लिखा लिखा, फिर स्पेस छोड़ा। लेकिन कंप्यूटर में कैसे करें, कंप्यूटर में इसके लिए टैग इस्तेमाल होते हैं, स्टैंडर्डाइज तरीका है। पी का टैग इस्तेमाल करें, एंड जहाँ पे एंड करेंगे वो एक पैराग्राफ हो जाएगा, फिर जहाँ से दूसरा स्टार्ट करेंगे 4 लाइनों की बात करें, 6 लाइनों की बात करें, जहाँ पे भी एंड करेंगे उसके बाद जब दूसरा पी का इस्तेमाल करेंगे वो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ कहलाएगा। तो इस तरीके से पैराग्राफ का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। लाइन ब्रेक हमने बी आर का इस्तेमाल करके देखा था, आपको याद होगा बी आर का इस्तेमाल हमने करके देखा था। और इस वाले के जो अंदर था हमारे पास ये, इसमें हमने बार बार बी आर इस्तेमाल किया था। ब्रेक रो होता है, वो रो होती है उसको ब्रेक कर देता है, नेक्स्ट लाइन पे ले आता है, ये मैंने आपको बताया था, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। एक टैग रह गया है यहाँ पे हमारे पास, वो है प्री एलिमेंट। प्री एलिमेंट क्या होता है, प्री एलिमेंट ये होता है कि आपका जो भी फॉर्मेट होगा, मतलब इसमें लिखा हुआ प्री फॉर्मेटेड, अभी मैं आपको समझाता हूँ प्री फॉर्मेटेड का मतलब क्या होता है। फॉर्मेट देना मतलब कोई स्टाइल देना, प्री फॉर्मेट मतलब पहले से स्टाइल देना, ठीक है। मतलब जो स्टाइल आपने दिया है नोटपैड के अंदर, मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या स्टाइल की बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आएगी। तो मैं प्री का टैग इस्तेमाल करता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा गौर करिएगा इस चीज़ पे, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको क्लोज, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं दिस इज अ टेक्स्ट, दिस इज लाइन नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, दिस इज लाइन नंबर 1, ठीक है। तो ये लाइन नंबर 1 है, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे अगर हम आए इसको रिफ्रेश करें तो दिस इज लाइन नंबर 1, कोई फ़र्क तो नहीं आया। लाइन नंबर 2 लिख के देखते हैं, मैं यहाँ से एंटर मारता हूँ, एंटर मारने के बाद दिस इज लाइन नंबर 2, कंट्रोल एस करते हैं, इसको आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, दिस इज लाइन नंबर 2, इसकी स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, ये देख लें लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। अब आपने अगर गौर किया तो यहाँ पे मैंने एंटर मारा और ऑटोमेटिकली ये बी आर का काम हो गया, मुझे बी आर का टैग इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, मुझे बी आर का टैग इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। मैंने जो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे 2-3 स्पेस दे देता, एंटर मार के नीचे ले आता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाता है। ये क्या है कि आपने जो नोटपैड के अंदर फॉर्मेट दिया है ना, वही फॉर्मेट लेके आता है। अगर यही काम हमने उसके अंदर करना है पैराग्राफ के अंदर, तो आपको पता है बार बार आपको पैराग्राफ देना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ से आपको पी देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको पी देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको इतने सारे बी आर देने पड़ेंगे, इतनी सारी लाइन छोड़ने के लिए, ठीक है। इतने सारे आपको बी आर देने पड़ेंगे, ठीक है। जितनी लाइनें आपने छोड़नी है उतने सारे आपने बी आर देने। इस तरीके से हम नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं, हमें पता है भाई एक और इसके नीचे एक और लाइन में जाना चाहते हैं, यहाँ पे आ गए एक और लाइन आ गई भाई, सॉरी इसमें आते हैं तो एक और लाइन आ गई यहाँ पे। इसके अलावा और 2 और लाइन देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो इस तरीके से करना पड़ता है। तो प्री का टैग आपका कई सारा जगहों पे आपके काम आ जाता है, जैसे कि एक्स्ट्रा स्पेसिंग देनी थी। फॉर एग्जांपल ये आमतौर पर आपको पोएम के अंदर भी काम आ जाता है। जब पोएम्स आप लिखते हैं तो पोएम में क्या होता है, स्टैंजा वगैरह आप देखते हैं तो उसमें लाइन्स क्या होती है, एक लाइन यहाँ पे होती है, एक लाइन आगे होती है, इस तरीके से। तो लाइंस का आप देखते हैं डिफरेंस किस तरह से होता है, एक लाइन आगे एक लाइन पीछे, इस तरीके से आपकी लाइंस होती हैं। फिर इसके बाद आपकी एक लाइन फॉर एग्जाम्पल फिर दोबारा पीछे होती है, ठीक है। तो आपके अब इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये एज इट इज़ शो होगा। मैंने प्री यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, अब प्री इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि हम प्री को देख रहे हैं। तो अभी आप देखें किस तरीके से आ रहा है। तो मतलब जिस तरीके से वहाँ लिखेंगे प्री फॉर्मेटेड, जैसे वहाँ लिखा है वैसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपका सवाल पूछने का मतलब कोई ऐसे जहन में रहे ना आपके सवाल के भाई ये पूछ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऐसा कोई सवाल होगा नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या होता है भाई, फॉर कोटेशंस, ये लिखा है कोटेशंस के लिए होता है ये भी। अच्छा भाई आप कोटेशन किसको समझ रहे हैं, क्या कोड कर रहे हैं भाई, किसकी बात आप कोड कर रहे हैं, किसकी चीज़ आप रख रहे हैं, कोड करके रख रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, हियर इज अ कोड फ्रॉम। अब ये एक वेबसाइट का कोड उठा रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि भाई इस वेबसाइट के अंदर ये लिखा हुआ है, तो इसने क्या किया हुआ है, एक तरीके से पूरा एक बताया हुआ है, ब्लॉक कोड है, ठीक है। ये ब्लॉक कोड यहाँ पे एंड है, ठीक है। क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर को हम हटाते हैं यहाँ से। अब हम ब्लॉक कोड को देखते हैं, जानते हैं थोड़ा सा। ब्लॉक कोड, ठीक है, ये है हमारा, यहाँ पे एंड है, ये हमारा एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे एंड, ये एक टैग हो गया, ये एक टैग हो गया, ये स्टार्टिंग टैग कहलाता है, ये एंडिंग टैग कहलाता है। अगर मैं इसको पूरे को बोलूँ तो एलिमेंट बोलूँगा, ठीक है।
तो अब ये हमारे पास जो हो गया ब्लॉक कोड। अब इसके अंदर हमारे पास फायदा क्या है, मतलब इसमें जो लिख रहे हैं फायदा तो कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फायदा क्या होता है। दरअसल ब्लॉक कोड में क्या होता है, जब भी ब्लॉक कोड लिखते हैं तो इसमें हम लिखते हैं साइट। साइट मतलब हम बता रहे होते हैं भाई हमने ये चीज़ कहाँ से उठाई है, कौन सी वेबसाइट से कौन सी जगह से उठाई है। इससे क्या होता है कि भाई पता चलता है यूजर को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी बुक से आपने कोई चीज़ उठाई तो मैं आप पे कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉक कोड के अंदर लिखी है और सिटेशन आपने दी हुई है भाई इस साइट से मैंने उठाई है। तो इस तरीके से साइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने एक साइट मेंशन की हुई है, चल के देखते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। ये इसने कुछ बताई ही बातें। W3 स्कूल से मैंने कोड कॉपी किया है, तो आप लोग W3 स्कूल से जाके जा सकते हैं। तो यहाँ से इसने उठाया है इस वेबसाइट के ऊपर, ये वेबसाइट वाकई में एग्जिस्ट करती है। तो इसने इस तरीके से कोड यहाँ से उठाया है, तो बता रहा भाई मैंने ये कोड ये चीज़ जो लिखी हुई है इसकी मैंने यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरिट क्वालिटी एक्सीलेंस सक्खर आईवी का स्लोगन है, तो अब वो आप वहाँ से उठा रहे हैं तो आप वहाँ पे साइट दे देंगे सक्खर आईवी की http://sakharivy.com.pk, ठीक है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है ब्लॉक कोड। इसको ज़्यादा मेरे समझाने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ लेते हैं। द HTML ब्लॉक कोड एलिमेंट डिफाइंस अ सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। किसी भी और सोर्स से मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं से भी आप ले रहे हैं तो भाई आपको वहाँ पे साइट करने के काम आता है। ब्राउजर यूजुअली इंडेंट ब्लॉक कोड एलिमेंट्स, यहाँ पे बता रहा है इंडेंट कर देता है। इंडेंट क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस देके, हाशिया जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा हाशिया देके आगे कर देता है। एक एग्जांपल कर ही लेते हैं इसकी, ये इसको हम भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं उठा के, ताकि आप देख सकें। यहाँ पे हम ब्लॉक कोड में सवाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वेबसाइट भी कॉपी कर लेते हैं। अब हम यहाँ से जब कॉपी कर रहे हैं तो Ctrl+C, यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V, याद रखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मैंने ऑलरेडी दिए वैसे, तो यहाँ डबल हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इतना सारा कौन लिखेगा, टाइम ऑलरेडी वीडियो का 1 घंटा हो जाता है। तो Ctrl+S करते हैं। अब यहाँ पे आके चेक करते हैं भाई हमारे इस कोड को, तो आप देखें थोड़ा सा बीच में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल इसके बाहर लिखता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट कोई सा भी ना, नॉर्मल टेक्स्ट अगर लिखूँ तो आप देखें इसमें फ़र्क क्या आएगा। नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे आएगा और ब्लॉक कोड थोड़ा सा सेंट्रलाइज हाशिया दे के आ रहा है, हाशिया दे के, ठीक है। सेंट्रलाइज तो नहीं कहेंगे लेकिन हाशिया दे के आ रहा होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इसकी एक निशानी है ब्लॉक कोड की। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, जो इसके बाद वाला एब्रीविएशन। एब्रीविएशन भाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं उसको अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर इसने एब्रीविएशन का इस्तेमाल किया हुआ है, इसकी मैं आपको ज़रा ऐसे ही समझा देता हूँ कि भाई एब्रीविएशन किस तरह से आइडेंटिफाई होती हैं, ठीक है। अगर आपके वेब ब्राउज़र के अंदर एब्रीविएशन इस्तेमाल हुई है तो कैसे आइडेंटिफाई होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं टाइम बचा के और यहाँ पे चेक करवाता हूँ। अब ये देख रहे हैं आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आपको पता है टाइटल का इस्तेमाल हुआ है। ये जो चीज़ आ रही है ना, ये टूल टिप, ये देख रहे हैं आप, ये टूल टिप आ रहा है, ये टूल टिप आ रहा है, ये हमें पता है टाइटल की वजह से आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो ये टाइटल क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसने टाइटल दिया है। और यहाँ पे WHO। अब आप बोलेंगे मैं टाइटल तो ऐसे भी दे सकता, पैराग्राफ के अंदर भी दे सकता था, बिल्कुल दे सकता था। यहाँ पे अगर एब्रीविएशन का पैराग्राफ लिखता तब भी ठीक था, लेकिन क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं है। जैसे अगर आम बंदा पढ़ेगा हु पढ़ेगा, WHO हु भाई कौन, वैसे समझेगा, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, WHO कैपिटलाइज्ड है, शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको स्टैंडर्डाइज तरीके लिखने का क्या है, एब्रीविएशन के अंदर लिखे हम, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे गलती से पैराग्राफ मत दे दीजिएगा, यहाँ एब्रीविएशन इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी ये पैराग्राफ भी ऐसे ही काम करेगा, करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। बस यहाँ पे जो फ़र्क आएगा वो ये है कि ये जो डॉटेड चीज़ें हैं ना, ये नहीं आएंगी पैराग्राफ में, ये चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो एब्रीविएशन इसको बताया था भाई, ये एक एब्रीविएशन है, यहाँ पे डॉटेड लाइन आ जाएगी, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना, और अगला देख के समझ जाता है कि यार ये कोई एब्रीविएशन होगी, ये कोई फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का। तो यहाँ पे जैसे माउस लेके आया तो फुल फॉर्म भी आ गया इसके अंदर। टाइटल नहीं रखेंगे तो इट्स ओके, आप ना रखें आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन टाइटल दे दें तो स्टैंडर्डाइज तरीका है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसमें वीडियो भाई, बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। अब बाय डायरेक्शनल क्या होता है, बाय मीन्स दो, जैसे बाय साइकिल होती है, दो साइकिल होते हैं, दो टायर होते हैं ना, उसमें दो साइकिल होते हैं, दो दायरे दो होते हैं, ठीक है। तो बाय डायरेक्शनल ओवरराइड, ठीक है। अब ये क्या करता है भाई, दो तरीके से इसको ओवरराइड कर सकता है। RTL हमें पता है भाई, हम जो लिखते हैं इंग्लिश वो हमेशा बचपन से लिखते हैं भाई लेफ्ट से लेकर राइट तक, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहें कि मैं टेक्स्ट तो लिखा हुआ है लेकिन मैं चाहता हूँ भाई वो लेफ्ट टू राइट ना हो, वो उल्टा लिखा हुआ है। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा नाम है
हसन HASSAN, ठीक है, तो मैं N से स्टार्ट करूँ, NASSAH, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट हम लिख लेते हैं, बल्कि खुद ही नॉर्मल टेक्स्ट इसको लिख लेते हैं और इसके बाद हम इस पर अप्लाई करते हैं ये वीडियो। तो ये हमारे पास इस्तेमाल करने का तरीका, भाई वीडियो ये हमारे पास टैग है, ठीक है, फुल फॉर्म इसका ये लिखा है बाय डायरेक्शन ओवरराइड। इसमें हम डायरेक्शन देते हैं इसको, डायरेक्शन कौन सी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसका तरीका यही है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है, याद रखिएगा इन चीज़ों को, वीडियो, ठीक है, बाय डायरेक्शन ओवरराइड, और इसकी डायरेक्शन क्या देनी है हमने, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको आप ख़त्म कर दें। तो ख़त्म करने के लिए हमने क्या होता है, एंडिंग टैग किस तरह से होता है, जो स्टार्टिंग टैग होता है वो इसका एंडिंग टैग होता है। अब स्टार्टिंग टैग बोलेंगे इतना बड़ा स्टार्टिंग टैग, इतना बड़ा स्टार्टिंग टैग नहीं होता, स्टार्टिंग टैग यहाँ पे होता है जो स्टार्टिंग से, बाकी जो होता है हमने पढ़ा है इसके अंदर क्या होते हैं, ये इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, इसके एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये इसकी एडिशनल एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है और ये इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है, इज इक्वल टू के बाद वैल्यू होती है, ये भी हम आगे चल के समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको जहन में रहे बात, हम इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कहीं भूल ना जाऊँ तो आपको इसलिए बता रहा हूँ अभी। तो ये एक एलिमेंट, उसके बाद प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट और इज इक्वल टू के बाद वैल्यू, ठीक है। तो एलिमेंट, प्रॉपर्टी, वैल्यू इस तरीके से काम करती है। तो अभी इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, इस पर आते हैं, तो ये देखें बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट उल्टा करके लिख दिया इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो कि हो सकता है आपको लग रही है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कभी कभार जहन में आ जाती है, काम कर जाती हैं तो आपको पता हो। दूसरा, कंप्यूटर कोड क्या होता है, कभी कभार आप क्या करते हैं कंप्यूटर में, आपको पता है प्रोग्रामिंग, जैसे अभी ये कोडिंग कर रहे हैं, इस तरह के कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उसका कोड करते हैं। तो जब हम वो कोड रखते हैं तो क्या होता है भाई, सिंपल सी कहानी है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ लफ्ज़ों में। जो भी हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं ना, नॉर्मल टेक्स्ट से वो लिखा हुआ जो होता है ना वो अलग आता है। अब वो कोडिंग आपको पता नहीं है ज़्यादा, अगर पता है तो अच्छी बात है, जब आप वो कोडिंग लिखेंगे तो इस कोड के अंदर लिखिएगा, एक टैग होता है, इसके अंदर आपको इस्तेमाल करना है। तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा एक अलग राइटिंग स्टाइल में आता है और पता चल जाता है कि भाई ये अलग से कोड है, ठीक है। तो राइटिंग स्टाइल यहाँ पे मेंशन्ड है, डिफॉल्ट मोनोस्क्रिप्ट फॉन्ट है, ये बता रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो हम हटा लेते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं वंस अगेन, और यहाँ पे उस कोड को रख लेते हैं जो कि हमने पीछे देखा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे इसको आके रिफ्रेश करते हैं, तो अभी आप देखें तो इसका राइटिंग स्टाइल चेंज है। अब आप बोलेंगे तो सेम राइटिंग स्टाइल आ रहा है, तो फ़र्क तो नहीं है। तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं ऐसे कर लेता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, अब BR देते हैं ताकि अलग लाइन में जाए भाई। तो इसको BR देखें, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें भाई, ये राइटिंग स्टाइल है जो कि नॉर्मल राइटिंग स्टाइल है, और ये देखें थोड़ा मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल है, ठीक है। इसका वाई देख लें, एक्स देख लें, थोड़ा सा मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल है। तो ये क्या है, दरअसल ये एक इसके अंदर ख़ास चीज़ है, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई पता चल रहा है कि कुछ राइटिंग स्टाइल में फ़र्क है। तो आप अभी ऐसा समझ लें कुछ ख़ास चीज़ है ये, ठीक है। तो ये कंप्यूटर कोड कहलाता है, जो ख़ास चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसका नाम है कंप्यूटर कोड, जिसकी हमारे पास इसका एलिमेंट क्या होता है, कोड, COD कोड, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान में जो भी लिखेंगे ये सारा एक कोड के थ्रू आएगा, एक किस खास राइटिंग स्टाइल में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, भूलिएगा मत। तो यहाँ पे इसका आउटपुट भी दिया हुआ वैसे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास HTML लिंक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक्स मैं आपको करवा चुका हूँ, याद होगा आप थोड़ी देर पहले मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से, लेकिन मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि लिंक क्या होता है। ये हमारे पास जो बाकी कोडिंग इंपॉर्टेंट है वो रख लेते हैं हमारे पास, ये हमें इंपॉर्टेंट कोडिंग है, बाकी चीज़ें हैं ये याद रख लीजिएगा भाई। ये बेसिक कोडिंग होती है, ये सेंटेक्स है, बेसिक सेंटेक्स है HTML पेज का, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बेसिक सेंटेक्स है HTML पेज का, ये होना लाजमी है। स्टार्टिंग ये उसमें होनी चाहिए, उसके बाद हेड है, उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये टाइटल के अंदर आपकी मर्ज़ी जो भी लिख लें इस जगह पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी मर्ज़ी, अपना नाम लिख लें, कुछ भी लिख लें, लेकिन ये चीज़ें होना, बाकी चीज़ें जो भी टैग नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम AHREF को यूज़ करते हैं, और हम यूज़ करते हैं, हम याद करवाता हूँ मैं आपको, लास्ट क्लास में क्या किया था। AHREF क्यों इस्तेमाल होता है भाई, AHREF हमारा इसलिए इस्तेमाल होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक फ़ाइल बनाई थी, माई फर्स्ट फाइल, ठीक है, जब पहले हमने लेक्चर बनाई थी। तो माई फर्स्ट फाइल को मैं चाहता हूँ, मैं अभी जिस फाइल में काम कर रहा हूँ मैं माई सेकंड क्लास के नाम से, ठीक है, ये देखिए माई सेकंड क्लास के नाम से। लेकिन मैं जिस फाइल को अभी कॉल करना चाह रहा हूँ, अपनी HTML फाइल को, जो मेरा वेब पेज है वो कौन सा है,
वो मेरा इस नाम से, नाम याद कर लीजिए क्योंकि नाम आपको एग्जैक्ट लिखना होगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये है माई, इसे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में आए, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको। माई फर्स्ट फाइल डॉट HTML, इसको कॉपी कर लें या याद कर लें और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दें, कंट्रोल S करें और यहाँ पे लिख दें भाई फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ क्लिक करो और यहाँ पे हमने कर दिया A क्लोज, ठीक है। स्टार्टिंग हमारे पास एलिमेंट और एलिमेंट यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके दरमियान जो ये है, ये इसका एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है और इजिकल टू के बाद ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल S किया, हम आए अपने पेज के ऊपर, अपने इसको हमने अगर रिफ्रेश किया तो ये आ गया, यहाँ पे क्लिक करो। मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये वाली फाइल खोल के दे देगा जो कि हमारी माय फर्स्ट फाइल है, ठीक है। अब हमने कैसे किया इसको देख लीजिएगा। ये मैं आगे चल के इसका आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, और मैं आपको देखूंगा कि आप किस तरह से कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ शायद मैं आपको बता दूं, काम आ जाए, हो सकता है आगे चल के आ भी जाए। तो हमारे पास एक चीज़ और भी होती है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपके पास ये हो लिखा हुआ हो सकता है कोई तस्वीर पे क्लिक करके आप वहाँ पे चले जाएं इस फाइल के ऊपर। अभी तो हम जा रहे हैं यहाँ पे क्लिक करो पे, जब हम क्लिक कर रहे हैं तब जा रहे हैं ना, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ तस्वीर हो तो आप तस्वीर रख सकते हैं, इट्स ओके। यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें हैं, मैं ऐसी कैप्चर 1 2 3 को इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ किस तरह देखते हैं इसको। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएँ, इसका नाम देख लें, ठीक है, कैप्चर 1 2 3 .png, ठीक है। तो .png आपको लास्ट में देखना है, ये होना चाहिए इसके साथ। अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने खुद ही लिख देना है फिर। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, वो कोड जो इमेज का कोड है, इमेज का कोड याद रखिएगा, IMG_SRC इक्वल टू, उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है वो जो नाम था उसका तस्वीर का, ठीक है। अभी हम आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं तो ये वो तस्वीर आ गई। अभी काफ़ी बड़ी तस्वीर है, ठीक है, तो मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा। अभी आप देखें तो एक तस्वीर है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो वहीं पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इसकी ख़ास बात है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको टेक्स्ट लिखें इस जगह पे, आप चाहें तो टेक्स्ट लिख लें, क्लिक करो, आप चाहें तो यहाँ पे इमेज का एक आप हेडिंग भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी है यहाँ पे आप दे सकते हैं, पैराग्राफ दे दें, आपकी मर्जी है। तो इमेज भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। आमतौर पे आपने इमेज देखो, इमेज पे क्लिक करो सीधा वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार भी आपके पास मौजूद होते हैं। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हाइपरलिंक्स के बारे में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। AH रेफरेंस ये है हाइपरलिंक्स, ये हाइपरलिंक्स कहलाती हैं जो हमने बनाई है अभी, ठीक है। लिंक्स आर फाउंड इन नियर, भाई हर पेज के अंदर बता रहे हैं, वेब पेज जो भी होता है आपका उसके अंदर ये फाउंड होती हैं, मिलती हैं आपको। लिंक्स अलाउ यूजर टू क्लिक करके उस पेज पे पहुंच जाता है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। HTML लिंक्स आर हाइपरलिंक्स, HTML जो लिंक्स होती है वो हाइपरलिंक्स होती हैं, वो जंप करने काम आती हैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में। व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक, अच्छा अभी बता रहा है कि जब माउस लेके आएंगे आप लिंक के ऊपर तो क्या होगा, आपका माउस हैंड में टर्न हो जाएगा, ठीक है। अभी कैसे टर्न होगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं नॉर्मल टेक्स्ट, जस्ट एग्जांपल के तौर पर लिखवा रहा हूँ, वैसे इसको टैग के अंदर लिखना चाहिए। अब क्योंकि टाइम कम है तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे नॉर्मल टेक्स्ट, अगर आप देखें यहाँ पे माउस आई बन जाता है इस तरह, ठीक है। ये कर्सर इस तरह से हो जाता है आपका, ये पहले ये जो आपको दिख रहा है ना ये पॉइंटर है, इसके बाद इस तरह से कर्सर में चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप तस्वीर के ऊपर आएंगे ये किस तरह से देखें आप आ रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी आपका ये हैंड बन जाए इस तरीके से तो समझ जाए यहाँ पे लिंक लगी हुई है, ठीक है। जब भी आपका हैंड, अब ज़रूरी तस्वीर के ऊपर बने, हो सकता है तस्वीर के ऊपर ना भी, तस्वीर सिंपल रखी हुई हो, ठीक है। यहाँ पे मैं रख दी, कहीं और रखी हुई होगी तो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे लिख दूँ क्लिक फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल S कर लेते हैं। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें, थोड़ा जूम कर लेते हैं पेज को, मैं आपको थोड़ा दिखाऊं। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट और यहाँ पे लिखा है क्लिक, मैं इसको थोड़ा PR करके न्यू पे ले जाऊँ ताकि ये आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब तो ये नॉर्मल टेक्स्ट और ये देखें क्लिक। अब यहाँ पे जैसे मैं तस्वीर के ऊपर नहीं, तस्वीर के ऊपर आम नॉर्मल आपका पॉइंटर ही आ रहा है, लेकिन जैसे इसके ऊपर लेके आओ तो हैंड बन के आ जा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये एक निशानी है आपके हाइपरलिंक पहचानने की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं क्या है। इसका सेंटेक्स बता रहा है। सेंटेक्स क्या होता है भाई, सेंटेक्स होता है जैसे ग्रामर होती है ना, उर्दू की ग्रामर होती है, अंग्रेजी की ग्रामर होती है, इसकी जो ग्रामर होती है इसको हम कहते हैं सेंटेक्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जब भी ग्रामर की बात है कि लिखने का तरीका कैसे होगा उसको हम कहते हैं सिंटैक्स, ठीक है। तो सेंटेक्स पढ़ें, सिंटैक्स पढ़ें, आपकी मर्जी है। एब्रीविएशन मेरी इतनी अच्छी नहीं आ जाएगी, देख लीजिएगा क्या है ये।
लेकिन सिंटैक्स हम इसको पढ़ रहे होते हैं। अब ये क्या हमारे पास भाई इस तरीके से लिखा जाना है, ए टैग के अंदर एच रेफरेंस आपने यूज करना है और यूआरएल देनी है। अब यूआरएल क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये कहते हैं इसको यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब ये क्या है भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये यूनिफॉर्म मतलब कहते हैं कोई एक रहा, एक रिसोर्स कहते हैं जराए को, ठीक है, कोई एक जराए जिससे आप लोकेट कर सकें, जा सकें, पहुंच सकें किसी जगह पे, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक उन्होंने नाम दिया है, ठीक है। यूआरएल जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, तो यूआरएल इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये होता है, यहाँ पे मौजूद है ये वाला, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देना होता है। अब आप पूछेंगे भाई आप तो नहीं दे रहे थे सर, आप तो डायरेक्ट ये बस नाम दे रहे हैं। भाई मैंने आपको बताया था हम क्यों इससे लग रहे हैं, सब चीज़ें हम डेस्कटॉप पे क्यों रखते जा रहे हैं। मैंने कहा आपको आसानी होगी, अगर आप वैसे देते तो आपको ये इस तरह बड़ी सारी एड्रेस देने पड़ते हैं, आपको ऐसे स्लैश इस्तेमाल करने पड़ते, फिर आप बोलते भाई मेरे पास नहीं आ रही, मेरे पास ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको प्रॉब्लम से बचा दिया, मैंने बता दिया सब चीज़ें डेस्कटॉप पर रखने, तो उससे आसानी क्या होगी, जस्ट आप नाम लिखें तो वो एक्सेस हो जाएगी, नहीं तो फिर इससे स्लैश देने पड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इससे हम बच गए। तो अब इसलिए हमारी ये डायरेक्ट आ रही है क्योंकि ये दोनों फाइलें सेम जगह पे हैं, इस वजह से डायरेक्ट आप इस फाइल का नाम लिख रहे हैं तो आ जा रही है, नहीं तो पूरा आपको यूआरएल देना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा कोई आप लिंक भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिंक लगी हुई ऑलरेडी, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिंक लगी हुई है, ठीक है, ये। तो अब हम चलते हैं इस पर और यहाँ पे आते हैं अपने पेज के ऊपर, रिफ्रेश करते हैं, हमारे इस पेज पे विजिट आवर, ये नीचे आया हुआ ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तस्वीर से भी, तस्वीर काफ़ी बड़ी है तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। BR दे देता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ BR, और ये दे दिया मैंने BR। और इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे Ctrl+S, रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया आपके पास, ऊपर आ गया। अभी जैसे क्लिक करेंगे तो आप सीधा किसी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आ गया w3schools.com, ठीक है। तो आपने क्लिक किया, वेबसाइट पे चले गए। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आपने क्या किया, W3 स्कूल की कोई तस्वीर निकाल ली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको स्निपिंग टूल, याद रखिए स्निपिंग टूल का इस्तेमाल हम बार बार करते रहेंगे। स्निपिंग टूल क्या करता है, आपको कोई भी तस्वीर वगैरह आप अगर आपको नहीं है तो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। अब W3 स्कूल मैंने रख ली, अब इसको भी डेस्कटॉप पर जाकर सेव कर लिया मैंने, और W3 के नाम से ऐसे ही रख देता हूँ जाकर के डेस्कटॉप के ऊपर, और मैंने रख लिया। अब मैंने क्या करना है, और यहाँ पे इस्तेमाल करना है इसको, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। इसको बंद करते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं ये लिखा हुआ हो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आके मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है। मैं इस पर क्लिक नहीं करना, मैं जहाँ तस्वीर हो तस्वीर पे क्लिक करूँ मैं, और फिर वो चीज़ खुले। तो हमने क्या करना है, IMG SRC इस जगह पे लिख देना है, और तस्वीर का नाम हमने क्या लिखा है वो इसके अंदर लिख दें W3 डॉट। अब ये देखना पड़ेगा डॉट के बाद PNG है JPG है क्या है, ठीक है। तो इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पे आपको लिखा जाए .png है, ठीक है। अभी मेरे पास मेरे विंडोज़ के अंदर डायरेक्ट दिखा रहा है, हो सकता है आपके पास ना भी दिखा रहा हो, तो ये सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो खैर मेरे पास डायरेक्ट दिखा PNG, इसको लिख देते हैं, इसको Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करने के बाद आप इस पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आ गया एक तस्वीर जो मैंने वहाँ पे स्निपेट टूल से निकाली थी, यहाँ पे आ गई। मैं क्लिक किया, खुल गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर टेक्स्ट लिखें, आप तस्वीर रख सकते हैं। तो इसकी मैं आपको अभी होमवर्क दूंगा इसका, एक क्लास में चल के एक किस तरीके से होमवर्क होना चाहिए, वो वीडियो पॉज करके आपका एक होमवर्क बना के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास थोड़ा सा चलते हैं आगे। HTML कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब HTML के अंदर कुछ ना कुछ कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं भाई, आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपके वेब ब्राउज़र जो है वो शो नहीं करेगा। अब वेब ब्राउज़र क्यों नहीं शो करेगा भाई, वेब ब्राउज़र मैं आपको दिखाता हूँ क्यों शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, दिस इज़ अ कमेंट, ठीक है। तो अभी इसको इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन अभी W3 स्कूल वाले इसको इस तरह लिख रहे होते हैं, आपकी मर्जी, आप इस तरह लिखें इसको, ये भी लिखने का तरीका है, इट्स ओके, वेल एंड गुड, इस तरह भी माना जाता है। आप इस तरह लिखें तब भी वेल एंड गुड, इट्स ओके, ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं होते यहाँ पे। तो राइट क्लिक करें, ये आपका मैंने लिखा दिस इज़ अ कमेंट, ये कहीं पे भी यहाँ पे शो नहीं हुआ। क्यों अब इसको लिख क्यों है जब शो ही नहीं हो रहा। आप सवाल ये होगा भाई लिख क्यों रहे हैं इसको,
कमेंट को हम क्यों लिख रहे हैं जब शो ही नहीं हो रहा, तो सो इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हमें कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि याद रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ रख देता हूँ अभी, क्योंकि अभी हमने तस्वीर लगाई ना, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। और मेरे बाद कोई डेवलपर आया, फॉर ऐसा नहीं होगा कि आप जिंदगी भर एक ही सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं। लाजमी आता है आपने सॉफ्टवेयर बनाया, दूसरा बंदा आएगा उसको चेक करेगा, तो अब उसको तो पता नहीं कोडिंग क्या है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे W3 स्कूल्स की तस्वीर होना लाजमी है, स्कूल्स की पिक होना लाजमी है, तो आपने लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिंक पे, ठीक है, ऐसे लिख दें लिंक पे वही होना लाजमी। अब फॉर एग्जांपल मैं चला गया, मेरी जगह दूसरा बंदा आ गया, वो हायर हो गया और वहाँ पे आगे इसने पढ़ा कि यार भाई इस पे तस्वीर होना लाजमी है, यहाँ पे हम W3 स्कूल्स नहीं लिख सकते, मैं इसको काट के कुछ और लिख सकता, यहाँ पे इसकी तस्वीर होना लाजमी है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख सकते हैं, कोई चीज़ें ऐसी जो कि याद करना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिखने के तरीक़ेकार हैं, आप इस तरह भी लिखना चाहें आपकी मर्जी है, और जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया इसमें भी लिखना चाहें आपकी मर्जी है। ये साइन आपको पता है मैथमेटिक्स वगैरह में निगेट का साइन होता है। निगेट मतलब आमतौर पर नहीं, कोई चीज़ है उसको नहीं के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आपको पता है हम इस तरह से क्या इस्तेमाल करते हैं, टैग, ये टैग है, और अगर ये हम इस्तेमाल करते हैं साइन, तो ये टैग नहीं है ये वाला, ठीक है। तो ये तो आम हमें पता है ये इस्तेमाल करते हैं ये, लेकिन ये अगर हम कर देंगे तो ये टैग नहीं है, तो कंप्यूटर समझ जाएगा ये टैग नहीं है, ठीक है। तो कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड, मैं बता चुका हूँ वेब ब्राउजर के ऊपर नहीं शो होता, तो आपको ये कमेंट जो मैंने यहाँ लिखा है, ये कंट्रोल एस करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं होगा। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, कहीं भी आपको शो नहीं होगा, नीचे ऊपर दाएं में कहीं भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं। अब लोकल लिंक्स क्या होती हैं, जो अभी तक हम तस्वीरों का नाम रखते आ रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट की लिंक नहीं दी, ये अभी हमने दी एक लिंक, ये वाली जो है, ये वाली, ये हमारी लोकल लिंक है। लोकल क्यों है, क्योंकि हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर जहाँ पे हमने ये वाली फाइल वेब पेज की रखी हुई है, वहीं पे ये वाली फाइल भी पड़ी हुई है हमारी फर्स्ट फाइल .html, ठीक है। तो हमारा वेब पेज दूसरा वाला भी वहीं पड़ा हुआ है, तो ये लोकल लिंक बन गई। ऐसी लिंक जो कि ऑफलाइन या अपने ही कंप्यूटर से उठाई जा रही हो, इसको हम कहते हैं लोकल लिंक। लेकिन ऐसी लिंक जो कि ऑनलाइन उठाई जा रही हो, जैसे ये है एक ऑनलाइन लिंक है पूरी की पूरी, ये जब उठाई जा रही है एक वेबसाइट से उठाई जा रही है, मतलब इसको क्लिक करने से वेबसाइट खुलेगी, एक ऑनलाइन चीज़ खुल जाएगी, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये ग्लोबल लिंक हो गया थिंक, ठीक है। तो एक लोकल लिंक होती है, ग्लोबल होती है, तो ये ग्लोबल लिंक है, इसमें शायद मेंशन नहीं है लेकिन इट्स ओके। तो लोकल लिंक क्या होती है, जो कि आप अपने कंप्यूटर से ही उठा रहे हो, ठीक है। तो ये बता रहा है द एग्जांपल अबव यूज्ड एन एब्सोल्यूट URL फुल वेब एड्रेस, ठीक है। अ लोकल लिंक टू द सेम वेबसाइट इज स्पेसिफाइड विद अ रिलेटिव URL विदाउट HTTP। उसमें ये चीज़ें मेंशन नहीं होती, मैं आपको बता चुका हूँ। हम जब तस्वीर को फॉर एग्जाम्पल रख रहे थे लास्ट टाइम, इन तस्वीरों वगैरह जब हम रख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसका नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम HTTP वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इस तरह की लोकल लिंक्स कहलाती हैं। अच्छा, HTML लिंक्स, इसमें इमेजेस कैसे इंक्लूड करते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इमेज कैसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब अल्टरनेटिव आपको ऑलरेडी पता है, अल्टरनेटिव क्यों इस्तेमाल करते हैं ये बता चुका हूँ मैं आपको इसके अंदर वीडियो में। और उसके बाद आते हैं टेबल्स। तो टेबल्स के हम बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद इसकी हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे बाद में। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा और होमवर्क के बाद दी एंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज इसको कंप्लीट करेंगे और इस पर ख़त्म करेंगे। आप सबसे पहले टेबल्स को हम जानते हैं, टेबल्स के अंदर आता है क्या, थोड़ा पढ़ लेते हैं, आपको कोई अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। HTML टेबल इज डिफाइंड विद दी टेबल टैग। सबसे पहले क्या है, HTML टेबल के अंदर टेबल का टैग होना लाजमी, याद रखिएगा, ठीक है। टेबल का टैग होना लाजमी है। ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद TR टैग। अब टेबल का होना लाजमी है। हम वेब डिज़ाइनिंग में कैसे बताएं टेबल है, हमने एक टैग बना दिया इसका, ठीक है। तो एक टैग है जो कि स्टैंडर्डाइज इस्तेमाल किया जाता है टेबल के लिए, ये टैग है, इसके अंदर ये हमारे पास, याद रखिए टैग ये है, अगर ये एक एलिमेंट है या टैग है तो ये इसका क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसको एलिमेंट, टैग और एलिमेंट को याद रखिए, क्यों कहते हैं भाई टैग, क्यों कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। अगर सिर्फ मैं इसको देखूं तो इस टाइम मैं इसको देख रहा हूं तो ये एक टैग है, लेकिन मैं अगर एलिमेंट कह रहा हूं तो इसका मतलब इसको भी देख रहा हूं, इसको भी देख रहा हूं, हालांकि मैं बात इसकी कर रहा हूं, लेकिन एलिमेंट कह रहा हूं तो इसका एंडिंग टैग भी अज्यूम करना है आपने, ठीक है। ये भी अज्यूम करना है और साथ में जो भी लिखा हुआ है लेते हो यहाँ तक एंडिंग टैग तक सारा कुछ आपने अज्यूम करना है, ठीक है। तो अगर मैं एलिमेंट कहूँ तो समझ जाइएगा, और टैग कहूँ तो सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, या स्टार्टिंग टैग की बात कर रहा हूँ, एंडिंग टैग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एलिमेंट कहूँ तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो TR टेबल रो टैग अगर कहूँ तो सिर्फ ये हो गया, लेकिन ये भी एक एंडिंग टैग है, ये एक टैग ये है, एक टैग ये, दो टैग है, एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है, ठीक है।
लेकिन वाले एलिमेंट के दूंगा ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, मैं बार बार कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। खैर, तो बता रहे हैं HTML टेबल इज डिफाइंड विद दी, इस टैग के साथ डिफाइन की जाती है। अब लाजमी बात है स्टार्टिंग टैग है तो एलिमेंट है ये, तो इसका एंडिंग टैग भी होगा। ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद TR। अब टेबल रो क्या होती है, इस तरह से रो होती है, इस तरह से होते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो रो जो है, रो की बात कर रहा है, जो रो है वो TR से डिफाइन होती है। और उसके बाद आता है TD क्या करता है, उस TR के अंदर जो आपने इस तरह से पूरा एक रेक्टेंगल देखे, इसके अंदर कमरे बनाता है, ठीक है। इसके अंदर स्लाइस करता है, इसके हिस्से करता है। TR इसके हिस्से करने का काम आता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, टेबल बॉर्डर वगैरह मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ डिलीट, टेबल को शुरू करते हैं। अब ये टेबल है हमारे पास, ये आ गया टेबल, ठीक है। और इसको करते हैं यहाँ से क्लोज टेबल को, और साथ साथ देखते चलते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसका फिलहाल कोई बॉर्डर नहीं है। तो उसको हम देते हैं बॉर्डर 2 दे दें, 3 दे दें, तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा। या अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। अब ये ऐसा समझ लें कि आपके पास एक प्लॉट है, ठीक है। अगर मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूं तो आपको मैं कहूँ भाई आपकी इस ज़मीन पे आपका एक प्लॉट है, इस ज़मीन पे आपका प्लॉट है, आपको पता नहीं कहाँ पे, पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूँ तो ये सेम एज इट इज़ हो जाता है। इस ज़मीन पे है, ये पूरा वेब पेज के ऊपर है, ये वाइट स्पेस है, इसके कहीं ना कहीं है टेबल, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूं ताकि नज़र आए, तो हम जैसे 4 दीवार देते हैं प्लॉट को, तो इसको अगर मैं बॉर्डर दे दूं तो यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे इसको मैं देखूं तो ये वाज़ेह हो रहा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ बॉर्डर पता चल रहा है हमारा टेबल किस जगह पर है। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है भाई, कोई खुली जगह क्यों नहीं आ रही, इसकी वजह ये है कि फ़िलहाल कोई भी इसके अंदर कमरा वगैरह नहीं बना हुआ, ठीक है। और रो वगैरह नहीं बनाई हमने, इसके अंदर कमरे नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाया हुआ। तो अब इसके अंदर कुछ रूल्स हमें याद करने पड़ेंगे। जब भी हम टेबल बनाते हैं उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू HTML के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, टेबल रो, सबसे पहले टेबल रो होगी। टेबल रो है तो आप कमरा बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते, ठीक है। अगर आप कोई टेबल बना रहे हैं तो उसके लिए आपके पास टेबल रो का होना लाजमी है, तभी कमरा, डायरेक्ट TD बने कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास TR होना लाजमी है, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा TR होना लाजमी है। अब यहाँ पे बॉर्डर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको बॉर्डर दे दिया, तो हर जगह वो बॉर्डर देता पड़ेगा। तो इसको आप क्लोज कर दें। अब यहाँ पे आ जाएं, एक TD रखें यहाँ पे, ठीक है, /TD, और मैं एक और TD रख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको करता हूँ क्लोज। तो ये मैंने बना दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कमरा नंबर 1, रूम नंबर 1, ठीक है, ऐसे रख देते हैं, रूम नंबर 1, ठीक है। और इसको क्या देते हैं, रूम नंबर 2, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, चेक करते हैं इसको जाके। तो रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 हमारा बन चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कोडिंग कितनी आसान है। कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसका कॉन्सेप्ट मत भूल जाइएगा। इस कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी भाई। इसका कॉन्सेप्ट याद रखना। सबसे पहले हमारे पास टेबल एलिमेंट होना चाहिए। उस टेबल एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी भी एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि बॉर्डर की प्रॉपर्टी, ताकि हमें पता चले हमारा टेबल कहाँ बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, TR होगा। TR हमारे पास क्या, टेबल रो है। टेबल रो के अंदर हमारे पास क्या है, 2 कमरे हैं। हमने बताया कि एक रूल के मुताबिक हमें सबसे पहले टेबल रो होना चाहिए। टेबल रो होगा तो उसके अंदर ही कमरे बनेंगे, डायरेक्ट हम कमरे नहीं बना सकते, डायरेक्ट हम उसमें स्पेस नहीं ले सकते, स्लाइस नहीं कर सकते उसके, ठीक है, इससे नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास रूल का क्या है, TR होना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं भाई, TR स्टार्ट किया, TR एंड ही नहीं करते, ठीक है। तो भाई TR एंड होगा, लेकिन एंड कहाँ होगा, टेबल से पहले होगा, क्योंकि टेबल के अंदर TR आएगा, टेबल से बाहर नहीं होगा। आपकी 4 दीवारें टेबल से बाहर निकल जाएगी, आपके कमरे टेबल से बाहर निकल जाएंगे, तो टेबल के अंदर ही रहेंगे। वो पहले जो बाउंड्री आप रखेंगे तो इधर उधर एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ, एक कमरा, वो जो धागे से रखते हैं बाउंड्री, वो ऐसा है आपके 4 दीवार से बाहर नहीं निकाल देते उसको। तो पहले वो बाउंड्री रखते हैं भाई, यहाँ कमरे बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, जितने बनेंगे वो यहाँ बनेंगे, ये एरिया है इसका कमरे बनने का। तो TR क्या करता है, उसको पहले बाउंड्री दे देता है भाई, आपके जो ये 3 कमरे लगातार बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, 4 कमरे लगातार बनेंगे इस तरह बनेंगे, ये एक बाउंड्री है, इसके अंदर ही बनेंगे 4 कमरे आपके, ठीक है। तो TR ये काम करता है। TD मैं आपको बता चुका, रूम देता है, एक कमरे बनाता है वगैरह वगैरह। तो अगर इसका देख लें तो एक इसके अंदर ये एलिमेंट होता है टेबल एलिमेंट, जो कि ओवरऑल एक बाउंड्री देता है, बड़ी बाउंड्री देता है। फिर उसके अंदर एक छोटी बाउंड्री जहाँ पे आपके लाइन से कमरे बन रहे होते हैं, वो TR होता है, टेबल रो होता है, ठीक है। उसके बाद आता है
टी डी का आता टेबल डेटा, टेबल डेफिनेशन कहते हैं उसको। टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए, टेबल के अंदर डेफिनेशन रखने के लिए कि भाई क्या इसके अंदर आएगा। इस फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ रूम 1 लिख दिया है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा। तस्वीर रखना चाहे तस्वीर भी आ सकती है, ठीक है। मैं तस्वीर भी लिख के आपको रख के दिखा देता हूँ। तो हमने अभी एक इमेज रखी थी IMG SRC, याद रख लिएगा इस कोड को। IMG SRC हमने क्या रखी थी, W3 आई थिंक सो .png, ये थी हमारे पास। अब इसके अंदर रख लीजिएगा, नहीं भी रखे आ जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको, आप अगर इसको नहीं भी देंगे ना ये तो भी काम कर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब हम इस वेबसाइट को अपलोड करेंगे, क्योंकि मैं इस वेबसाइट को आपको अपलोड करवाने वाला हूँ। तभी मैं आपको रन टाइम में बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ लाजमी दें, क्योंकि बच्चे फिर उनको आदत नहीं होती है, देते ही नहीं हो। तो फिर क्या होता है कि जब वो अपलोड करते हैं वेबसाइट को किसी जगह पे जहाँ पे हम करेंगे फॉर एग्जांपल, तो जब ऑनलाइन रखते हैं तो वो काम नहीं कर रही होती, ठीक है। तो हमें क्योंकि इसको ऑनलाइन एक्सेस करना है तो इस वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा ये, ठीक है। तो तस्वीर आ गई और ये आ गया रूम नंबर 2। अब रूम नंबर 2 को मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे तस्वीर रखना चाहे तस्वीर रख सकते हैं, और आप चाहें यहाँ लिंक बनाना चाहें तो यहीं पे लिंक बना सकता है। आपका लिंक के AH रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको AH रेफरेंस देने के बाद कोई भी एड्रेस दे दें, google.com दे दें, आपकी मर्जी है, w3school.com दे दें। अभी W3 स्कूल की मुझे वेबसाइट का पता नहीं है, भूल गया हूँ मैं क्या थी। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, W3 की वेबसाइट यहाँ से है हमारे पास, ये ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमारे काम की है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके पेस्ट कर दिए, ये यहाँ से यहाँ तक आ गई है, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, इसके अंदर बंद कर देना है। अब ये ऐसा ही मत करिएगा कि भाई ए को बाहर बंद कर रहे हो, तो कमरे के अंदर ही चीज़ है, कमरे से बाहर निकल जाए। तो चीज़ों को याद रखिएगा कौन सी चीज़ हमने कहाँ शुरू की है। अगर TD के अंदर हमने कोई टैग इस्तेमाल किया है तो TD से पहले ही बंद होगा, ठीक है। अगर मैं कमरे के अंदर ईंटें रख रहा हूँ तो ऐसा नहीं होगा ईंट कमरे से बाहर तक जा रही होगी, ऐसा नहीं होगा। वो उस कमरे के अंदर ही रहेगी, 10 ईंटें हो 20 ईंटें उस कमरे के अंदर ही रहेंगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर कमरे के अंदर रखी जा रही है तो कमरे के अंदर जाएगी, आधी बाहर आधी अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो इसको टैग्स को देखें कहाँ पे स्टार्ट होते हैं, कहाँ बंद होते हैं। और एक बेहतरीन तरीका मैं बता दिया है इसको यूज़ करने का कि आप इसको इस तरह यूज़ करें ताकि आपको भी याद रहे और दूसरे को भी आसानी रहे। तो ये जहाँ से टैग स्टार्ट हो रहे हैं इसके सामने एंड करें, थोड़ा स्पेस दे दें। जैसे टेबल यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे एंड किया है। TR यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया। TD यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया। इससे क्या है, पढ़ने वाले को भी आसानी और जो देख रहा है उसको भी आसानी, कोड आसानी से समझ आ जाएगा। अभी मैं इसको भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अब इतना स्पेस है नहीं मेरे पास, ये तो मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। थोड़ी सी आपको यहाँ पे आसानी हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको सिखाना ज़रूरी थी जो मैंने आपको सिखाई हैं। इसको पढ़ लीजिएगा घर जा कर भी और अपने पास, ठीक है। मोबाइल वगैरह में वेबसाइट पे जहाँ पे भी आप जाके पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। W3 स्कूल से मैं यूज़ करता हूँ, आपकी मर्ज़ी आप कहीं से यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा बता रहा है भाई इसके अंदर आप तस्वीरें रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं, लिस्ट रख सकते हैं, टेबल रख सकते हैं, टेबल के अंदर दूसरा टेबल रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। टेबल के अंदर भी टेबल आ सकता है, लेकिन फिलहाल हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमने यहाँ तक सीखा है और यहाँ पे हम वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। बाकी मैं अपना होमवर्क जो है वो इस वीडियो को पॉज करके अभी रखता हूँ उसके साथ, ठीक है, और इसके आगे चल के देखते हैं। अच्छा तो मैंने वीडियो थोड़ी सी पॉज की थी और उसके बाद एक आपकी असाइनमेंट बनाई है। पहले एक असाइनमेंट दे चुका हूँ, वो लेक्चर के अंदर ही टुडेज टास्क के नाम से एक ही असाइनमेंट है। इसके अभी क्या तरीक़ेकार वो आपको मैं देख चुका हूँ और दिखा चुका हूँ सारा ही। रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4 इस तरह आप रख सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, रूम 1 रखा है, रूम 1 रखने के बाद तस्वीर रखी है, रूम उसके बाद एक और रखा है, उसके बाद एक तस्वीर रखी है। तो रूम 1, रूम 2 में मैंने क्या रखा, तस्वीर। रूम 3, रूम 4 में क्या रखा, तस्वीर। तो आपने भी इसी तरह से एक असाइनमेंट बना के अपलोड करनी है। अपलोड कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, वो व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आपके पास मेरा नंबर है, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कहाँ पर अपलोड करनी है। तो बनाए मेहरबानी टाइम पे इसको अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे लेक्चर भी चलने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कोई सवाल होगा तो आप पूछ लेंगे, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।